वेलकम टू दिस न्यू लेसन। जैसा कि हम आपको पता है, हम MPPSC मेंस 2020 जीएस पेपर 3 डिस्कस कर रहे हैं। हमारे 2.15 तक क्वेश्चंस हो गए थे। आज हमको और 5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में एनर्जी डिफरेंस बताएंगे 5 से 7 लाइन में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, एक तो हमको बताना है इकोसिस्टम सर्विसेज, और दूसरा बताना है इकोसिस्टम जो सर्विसेज होती हैं उनका वैल्यूएशन के बारे में बताना है कि क्या होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमको बताना है कि वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा आज का कि मिनरल क्या होता है। इसके बाद जो फ्रेंड्स होंगे, वो फ्रेंड्स क्वेश्चन कौन से शुरू हो जाएंगे, हमारे जो लॉन्ग आंसर 11 नंबर वाले। तो शुरू करते हैं। हमारा 2.16 कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है कन्वेंशनल क्या होते हैं, जो काफ़ी पहले, वेरी ओल्ड, काफ़ी पहले से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और जो जिनके लिए हमको कॉस्ट देना पड़ता है एक, और जो थोड़ी पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, वो क्या होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल क्या है, जो अभी अभी शुरू हुआ है कंपैरेटिवली इनके मुकाबले। ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है। इन जो फ्यूल्स हैं आपके, जैसे कोल, पेट्रोलियम, वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। अभी नॉन कन्वेंशनल में क्या है, थोड़ा रिसेंटली है, नॉट वेरी ओल्ड, नॉट वेरी ओल्ड। ठीक है, इनका कॉस्ट या तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर इनका कॉस्ट है तो बहुत लेस है, फ्री और लेस कॉस्ट। पॉल्यूशन, ये लेस पॉल्यूशन करते हैं या करते ही नहीं है। ठीक है, ये लेस पॉल्यूशन या नो पॉल्यूशन। ठीक, तो ये डिफरेंस मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देख लोगे एक बार इजीली तो आपको सब समझ में आ जाएंगे। एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस में लिखना भूल गया। वो मेजर डिफरेंस फ्रेंड्स क्या है कि ये जो है आपके, ये वाले, दीज आर नॉन रिन्यूएबल। एक बार यूज़ हो जाते हैं तो फिर वापस नहीं बनते, या बनते हैं तो बहुत टाइम लगता है। बट ये जो है रिन्यूएबल है। अब जैसे कोल है, तो कोल कैसे बनता है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है कि सदियों पहले जो प्लांट्स थे वो ज़मीन में दफन हो गए, फिर उनका वो हीट हुई, एक हीट की प्रोसेस, अलग अलग जो अंडर वो उनका जो प्रोसेस हुई, उससे वो कोल बना। यहाँ पे तो क्या है, सनलाइट है, सनलाइट आप यूज़ करो फिर आ जाती है सनलाइट। ठीक है, विंड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, तो इस तरह से जो ये पावर्स हैं ये सब क्या रिन्यूएबल है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है फ्रेंड्स, देखो आपकी जो एटमोसफियर है, ये जैसे आपका जो एटमोसफियर है, यहाँ पे क्या होते हैं फ्रेंड्स, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन है, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर आपके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्या होता है फ्रेंड, जब वो सनलाइट से रिएक्शन करते हैं, सनलाइट जब इन पे पड़ती है, ठीक है, तो एक रिएक्शन होती है, वो उसको हम बोलते हैं फोटो, उसको यहाँ सही से लिख देता हूँ मैं। तो कौन सी रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है आपका सनलाइट, और सनलाइट के बाद क्या रिएक्शन होती है, फोटो केमिकल रिएक्शन। और उस फोटो केमिकल रिएक्शन के बाद ये जो आपके जो पॉल्यूटेंट्स है वो क्या बन जाते हैं, फोटो केमिकल स्मोक। अलग केमिकल्स वो बना लेते हैं और उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। ये एक ब्राउन कलर की ऐसे धुआं धुआं सा दिखता है हमको, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ब्राउन हेज उसको बोलते हैं सॉरी। ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन से आप समझो, जैसे होता है ना, कई बार आपकी कोई दवाई की आपकी बॉटल होती है, ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है कि अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट। तो वो क्यों लिखा होता है फ्रेंड्स, वो इसलिए लिखा होता है कि क्योंकि अगर उस पर लाइट पड़ेगी, उस दवाई की बॉटल पे, उस दवाई की बॉटल पे जो लाइट पड़ेगी, तो वो क्या होगा, उसके अंदर रिएक्शन हो जाएगी और वो फिर दवाई ख़राब हो जाएगी। मतलब जिस काम के लिए बनी है, या तो वो काम नहीं होगा या फिर हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं इन पे भी जब लाइट पड़ती है तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, और फिर वो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है। ठीक, तो अब इसके हम जो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कभी भी कोई आंसर आता है, अगर आपको उसने 70 वर्ड्स में लिखने के लिए कहा है, तो आप उसको लाइन वाइज लिख रहे हैं, पॉइंट बनाना पहले तो कोशिश करें कि पॉइंट बन जाए। अगर पॉइंट नहीं बनते तो भी आप हेडिंग्स बनाएं, हेडिंग्स के अंदर पैराग्राफ लिखें, पूरा एक पैराग्राफ ऐसे मत लिखें। अब ये फोटोकेमिकल स्मोक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे फोटो केमिकल स्मोक, दो लाइन की डेफिनेशन, फिर आप लिखोगे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में क्या लिखोगे कि पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो सनलाइट से एक्सपोजर होता है तो हो जाता है। उसके बाद आप तीसरी हेडिंग में लिखोगे इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स क्या है, ये ब्राउन हेज बहुत डेंजरस है। ठीक है, अभी बताता हूँ आगे आपको इफेक्ट्स में। तो आंखों में इरिटेशन होना, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होना, इस तरह से। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो फोटोकेमिकल स्मोक देखो आप, ये कि प्रोड्यूस्ड व्हेन यूवी लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सन इंटरेक्ट्स विद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सनलाइट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल मतलब जो वेपर बन जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हो ना, जैसे जिन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अधिक में हो, कार्बन हाइड्रोजन अधिक में हो, वो क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा, इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स इन्वायरमेंट पे भी होते हैं, हेल्थ पे भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स पे भी होते हैं। तो ये जो बनता है, केमिकल्स जो बनते हैं, वो उससे आंखों में जलन होती है,
और जो क्योंकि नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है तो नाइट्रोजन साइकिल में भी इंटरफेयर करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में अगर ये इंटरफेयर करेंगे तो प्लांट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। फिर आपको पता है ना, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन 78% है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली अब्जॉर्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तभी तो नाइट्रोजन साइकिल होती है, जो एटमॉस्फेयर जो प्लांट्स को फर्टिलाइजर यूरिया खाद डाली जाती है और इस तरह से जो अलग अलग जो है चीज़ें की जाती हैं ताकि उनको वो नाइट्रोजन मिल जाए। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल जो होती है पूरी वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो प्लांट्स को बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब ये प्रोसेस होती है फ्रेंड्स फोटोकेमिकल स्मोक बनने की, तो एक तो ओजोन होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में 50 किलोमीटर ऊपर होता है, एक ग्राउंड लेवल ओजोन बन जाती है। अब ये बड़ी खतरनाक हो जाती है फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन के दौरान, ये भी टॉक्सिक होती है। ठीक है, दूसरे नेगेटिव इफेक्ट क्या है? ब्रीथ, सांस कम हो जाता है, आई इरिटेशन तो होती है, विजन भी लॉस हो जाता है। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक के क्या है फ्रेंड्स, ये सब उसके नुकसान है। ओके, अगला देखते हैं। अब इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है, पहले तो ये बताओ इकोसिस्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स इकोसिस्टम क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, कोई भी एक सिस्टम है जो अपने आप में क्या है, पूरा बैलेंस्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? इको सिस्टम। इको एक ऐसा नेचुरल सिस्टम जो अपने आप में बैलेंस्ड है। आजकल तो आर्टिफिशियल भी होते हैं, पर हम उसको एक ऐसा सिस्टम मान के चलते हैं कि एक सिस्टम जो अपने आप में पूरा बैलेंस्ड है, जिसके अंदर क्या है, प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, डीकम्पोजर्स भी हैं, सब हैं इसके अंदर। जैसे कि फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट अपने आप में क्या है, एक इकोसिस्टम है। ऐसा थोड़ी है कि फॉरेस्ट को सिटी की मदद लेनी पड़ती है तो जाके एक सिस्टम बनता है। नो, फॉरेस्ट तो अपने आप में एक सिस्टम है। यहाँ पे प्लांट्स हैं, फिर सनलाइट आती है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर बन गए। फिर उन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, जैसे कि हिरन को शेर खाता है। ठीक है, शेर मरता है, उसको डिकम्पोजर्स खाते हैं। तो एक अपने आप में पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम बना हुआ है। अब दूसरी बात आती है, हमारा जो क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं। ये जो पूरा सिस्टम होता है ना फ्रेंड्स, ये हमको भी बहुत सर्विसेज देता है। जैसे फॉरेस्ट की अगर एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे तो इसी की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट हमको क्या देता है? फूड देता है, फाइबर देता है, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन देता है, और हमको और क्या देता है? कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, लोग जो देखने नहीं जाते वाइल्ड लाइफ को, तो एक रिक्रिएशन एक्टिविटी होती हैं। तो ये सब इतनी सर्विसेज देता है ना, दीज आर ऑल इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, और इसी तरह से हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, जो जैसे आपने पढ़ा होगा केन बेतवा लिंक के बारे में, तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि जो पेंच फॉरेस्ट है उसको बड़ा नुकसान हुआ। तो ऐसे ही जब फॉरेस्ट को नुकसान होता है तो वो नुकसान देखते हैं कि कितना हुआ है, कि क्या अब जैसे वहाँ पे बोला गया था कि जब केन बेतवा लिंक के तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो एक वो फायदा होगा तो उसका भी एनालिसिस करो कॉस्ट के रूप में, क्या कितना फायदा होगा, और जो नुकसान हो रहा है उसका भी एनालाइज करो। मतलब जो फूड है वो जाएगा तो उसका नुकसान, फाइबर का जो जाएगा वो उसका इकोनॉमिक नुकसान, रिक्रिएशन जो कि मेजर की नहीं जा सकती, पर फिर भी उसको कोशिश किया जाता है कि जो नुकसान होंगे, या जो फॉरेस्ट जो सर्विस, कोई भी इकोसिस्टम जो सर्विसेज दे रहा है उसको मॉनिटरी वैल्यू देखो, कितना वो मॉनिटरी टर्म्स में कितना वैल्यू होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक वैल्यूएशन कहते हैं। अब इकोनॉमिक वैल्यूएशन का फायदा क्या है कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है, सब प्रोजेक्ट में ही है, तो ये देखना पड़ता है कि जब हम उसका वैल्यूएशन देखते हैं तो वो देखते हैं कि कॉस्ट एनालिसिस होता है कि वो प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद है या नुकसान वाला है। ठीक है, तो इस तरह से उसको इकोनॉमिक वैल्यूएशन बोलते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट बेनिफिट पीपल, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, अब वैल्यूएशन क्या होती है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक प्रोसेस विच असाइंस अ वैल्यू आइदर मॉनिटरी, बायोफिजिकल और अदर। तो आप सिर्फ असाइन से वैल्यू लिख दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, टू एन इकोसिस्टम या फिर उसकी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट क्या क्या करता है? बाढ़ को रोकता है, जो सॉइल इरोजन को रोकता है, कार्बन, जो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज को घर देता है, हार्मफुल केमिकल को एब्जॉर्ब करता है। तो वो सबकी हम मॉनिटरी वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ द इकोसिस्टम वैल्यूएशन। व्हाट इज़ द बेनिफिट? देखो मैंने हेडिंग बनाई ना यहाँ पे, तो 5 नंबर का आंसर है, 3 हेडिंग तो मैंने बना दी। ठीक है, तो इस तरह से आपको हेडिंग बनानी है। तो जो ये मोनेटाइजेशन है आइडियली प्रोवाइड्स अ टूल फॉर पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए टूल बन जाता है कि वो देखें कि जो पॉलिसी बन रही है उसका कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम जो पॉलिसी बना रहे हैं उसके फ़ायदे से ज़्यादा क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा और हो गया। अगला देखते हैं। अगला हमारा फ्रेंड्स है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था इरोजन में और वेदरिंग में क्या फ़र्क है। तो देखो क्या होता है, कोई भी आपका जैसे कोई रॉक है, अगर वो से टूट रही है तो उसको क्या बोलेंगे? वेदरिंग। वेदरिंग होता है डीकम्पोजिशन। ठीक है, और इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट, जो डिकम्पोज मटेरियल हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, पहले वेदरिंग होगी फिर इरोजन होगी। तो हमको डिफरेंस बताना है, तो लिख दो। एक तो कि वेदरिंग इज दी
डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल्स, इरोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दोज मटेरियल्स। ठीक है, अगला लिख सकते हैं कि वेदरिंग की टाइप्स क्या होती हैं फ्रेंड्स। वेदरिंग कैसे हो सकती है, देखो एक फिजिकल वेदरिंग हो जाती है कि फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, मतलब आपने एक तो कुछ फिजिकल वेदरिंग जैसे कुछ आप खुद ही तोड़ रहा है, ह्यूमन तोड़ रहा है, ठीक है, तो वो बारिश हुई या कोई ऐसा फोर्स लगा उससे वेदरिंग हो गई। तो उसके बाद एक केमिकल वेदरिंग होती है कि कोई केमिकल इस तरह का निकल गया जिससे वेदरिंग हो गई। बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है एक, जिसमें क्या होता है कोई प्लांट, कोई होता है ना आपका अलगी होता है या कोई आपका लाइकेन होता है, वो माउंटेन पे निकलता है वहाँ से, तो वो माउंटेन के जो मटेरियल है उसको बेस को कमज़ोर करता है, वहाँ से मटेरियल टूटता है, वो एक बायोलॉजिकल वेदरिंग हो जाती है। ठीक है, इरोजन क्या होता है, विंड इरोजन, वाटर इरोजन, जो एजेंट होते हैं ना निकालने वाले कि मटेरियल टूट तो गया, अब मटेरियल को डिस्प्लेस कौन करेगा, तो मान के चलो हवा चली तो वो मटेरियल डिस्प्लेस हो गया, विंड चली तो वो डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, इस तरह से उसको इरोजन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये मैंने देख लिया, दिखाया आपको, आप इसको पढ़ लोगे तो बड़ी इजीली आपका हो जाएगा। आखिरी आंसर है हमारा कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखो जो भी हमारे अर्थ में नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। मोस्टली क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मैंने बताया था ना, कार्बन हाइड्रोजन, तो जो दूसरे मटेरियल जो बच गए वो इनऑर्गेनिक होते हैं, हमको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। इनका एक मेनली क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस मिनरल में क्या होता है, एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल NaCl, तो NaCl अपने आप में क्या है, एक मिनरल है, इसके अंदर क्या है, सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन है, तो इस तरह से है। ठीक है, तो ये मिनरल्स है आपके। इसमें क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं हम, यहाँ बता दूंगा मैं आपको। एक होता है प्राइमरी मिनरल्स और एक होता है सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी में क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक होती है ना, जो आपकी जो ये लावा निकलता है नीचे से, फिर वो सॉलिडिफाई होता है, रॉक बनती है, उस रॉक को इग्नियस रॉक बोलते हैं। वहाँ से जो बनता है, उस रॉक में जो मिनरल होते हैं उसको प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं। और जो दूसरे बाकी जो बचे हुए हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में या जो चेंज हुए वो भी, तो वो उनको हम सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, मैंने ये 4 लाइन में लिखा है, आप चाहो तो सिर्फ ये क्लासिफिकेशन लिखो, प्राइमरी मिनरल्स, मिनरल्स फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक, सेकेंडरी मिनरल्स अदर देन मिनरल्स फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक, इस तरह से लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। 3 हेडिंग बनाई है, आप लिख सकते हो, क्वार्ट्स, फेल्डस्पर, मीका, टेबल सॉल्ट, इस तरह से। ठीक है, तो मिनरल्स आर सब्सटेंसेस नेचुरली फॉर्म्ड इन द अर्थ। मिनरल्स आर टिपिकली सॉलिड, इनऑर्गेनिक, हैविंग अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड आर फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस नेचुरली। अ मिनरल में कंसिस्ट ऑफ सिंगल केमिकल एलिमेंट और अ कंपाउंड मोर यूजुअली। कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट। ठीक है, तो आमतौर पर तो एक एलिमेंट नहीं होता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पेपर में तो नहीं है पर आगे पूछ सकते हैं, मुझे बता दो कि मिनरल एंड ओर में क्या फ़र्क है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मिनरल और ओर में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये बताइएगा आप। ओके, तो फ्रेंड ये हमारा आज का लेसन यही खत्म होता है। आगे जो क्वेश्चन है 3, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 11 नंबर के आएंगे। ध्यान रखिएगा कि आपके जो पहले 30 क्वेश्चन आते हैं वो 3 नंबर के होते हैं, तो वो 90 नंबर का ये हो गया आपका। उसके बाद जो 5 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं वो 100 नंबर के हो गए। और उसके बाद जो है 11 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 110 हो गया। तो टोटल मिला के ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 300। तो हम अभी तक 190 नंबर का पढ़ चुके हैं, 110 नंबर का हमको और पढ़ना है। 10 क्वेश्चन है, उसको इजीली हम पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मैं टेलीग्राम लिंक नीचे फिर शेयर करूँगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं ये PDF वहीं डाल दूँगा, अभी डाल देता हूँ। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड आपका फीडबैक दें, सपोर्ट करें हमको। ओके, थैंक यू सो मच।